हाँ, तो बच्चों गुड आफ्टरनून। ये परसों एक फुल सिलेबस टेस्ट का पेपर हुआ था 5 तारीख को। तो रिजल्ट उसका आ चुका है, उम्मीद है आपका अच्छा हुआ होगा। तो उसमें जो 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जो बच्चों से गलत हुए, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारा कार्यक्रम एक मिशन जो हमारे माननीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस पी सिंह सर का है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसमें उनका यह है कि सोचना कि सभी बच्चों को जो तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सबके लिए समान सुविधा होनी चाहिए। और आप लोगों के लिए ही फिर उन्होंने इतने टेस्ट करवाए, और हर टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पर और सॉल्यूशन शीट और बाद में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी सब आप ही लोगों के लिए है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर एस पी सिंह, जिन्होंने आपको इतनी सुविधा दी और हम लोगों को इतना प्लेटफॉर्म दिया। और इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। नीट भी आने वाला है, फॉर्म भी आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो चलिए, और ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस लेते हैं। ये FST 17 नंबर का था, 5 फरवरी को हुआ था। ये देखो, पहला क्वेश्चन है और इसमें ये दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होते हैं। तो अगर एक इनफाइनाइट शीट होती है और सपोज ये शीट है, और तो यहाँ पे फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। तो यहाँ पे लिखा है 2 यूनिफॉर्म शीट, तो 2 यूनिफॉर्म शीट लिखा है और कंडक्टिंग नहीं लिखा है। कंडक्टिंग नहीं लिखा है, तो हम इनको एक शीट मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर कई बच्चों का कंफ्यूजन यही था कि ये 2 लेयर्स बने हुए हैं, तो ये 2 शीट है, तो ये 2 शीट नहीं है। एक शीट ऐसी है, ये पूरी तरीके से चार्ज है पॉजिटिवली, और एक शीट ऐसी है, ये पूरी तरीके से निगेटिवली चार्ज है। तो अगर यहाँ पर हम फील्ड निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, निगेटिव के लिए टूवर्ड्स हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, बिकॉज शीट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये दोनों भी 90 डिग्री के भी होंगे। अब इनका आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो ये आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन 0। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जरूर डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट होगी, जैसे इसमें रिजल्टेंट ये होगा। और अगर यहाँ निकालना चाहेंगे तो ये दोनों है, तब ये ऐसी होगी। अगर इधर किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो ये ऐसी रिजल्टेंट फील्ड होगी। इधर मेरे पास इस वाले कोऑर्डिनेट में ये ऐसी होगी, तो डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगी, बट मैग्नीट्यूड एवरीवेयर यही रहेगा। तो इसमें मोस्टली 863 बच्चों ने गलत किया है, और
मोस्टली सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हुआ कि वो इसको 2 लेयर्स मान रहे थे, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कर रहे थे, तो वो गलत हो गया था। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है 2 इनफाइनाइट शीट्स हैं और कंडक्टिंग नहीं लिखा है, तो इसका फिजिकल इंटरप्रेशन इस टाइप का होगा। दोनों तरफ चार्ज बना दिया गया है, जैसे पतली सी शीट लेंगे तो ये दोनों तरफ चार्ज रहेगा, वही इसमें बना हुआ है। कंडक्टिंग शीट होगी तो बीच में ब्लैंक होगा कुछ। तो ठीक है, बढ़िया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। और ये तो डिस्कशन में भी बताया गया था भाई, इसको याद रखिए कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। रीजन क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये अट्रैक्शन फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करीब, पावर कुछ भी हो। इतनी क्लियर है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये फोर्स डिक्रीज होगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का एक्सपेंशन हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा, और इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी। गैस के साथ उल्टा है, गैसेस की विस्कोसिटी होती है मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इनके बढ़ जाएंगे, और जिसकी वजह से विस्कोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अगर वही चीज बढ़ जाए तो जाहिर है विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और लिक्विड की डिक्रीज होगी। ये भी काफी बच्चों को गलत हुआ, 738 बच्चों का। तो वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 711 बच्चों का गलत हुआ, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों गलत हुआ। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। F/2 nRT एनर्जी होती है, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये सिंपल सा थर्ड आंसर है। और ये क्यों गलत हुआ मेरी समझ के बाहर है। जिनका गलत हुआ उनकी जय हो, समझ जाएं और कायदे से पढ़ें थ्योरी। अगर ये गलत होने का मतलब है कि आपको बेसिक भी नहीं आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी का। इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी गई है, और मैं दोनों की डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मैं पहले लिख देता हूं। ये क्या होती है? थोड़ा बड़ा आ गया, कोई बात नहीं, बड़ा आ गया तो आपको याद भी समझ में रहेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दूसरा एक टर्म होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देख लीजिए। यह है अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of substance by
1 डिग्री सेल्सियस। और ये भी डिफिनीशन बिल्कुल जो यहां पर है वही यहां पे भी होगी। अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, और यही बस थोड़ा सा लोचा है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यही फर्क है बस। तो अगर किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट सी है, कैपिटल सी से डिनोट की जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, तो अगर इसको इसके मोलर मास से भाग दे दें तो ये स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। अब ये गैस है, तो गैस की स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होती है गामा R अपॉन गामा -1। ये कहां से आया? इससे आया भैया, Cp माइनस Cv बराबर R। ये रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन। और Cp अपॉन Cv बराबर गामा, ये गामा की डिफिनीशन है। और यहां से Cv की वैल्यू रख दीजिए तो हमारे पास Cp माइनस Cp अपॉन गामा इज इक्वल टू R, और इससे जब आप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पूछा तो स्पेसिफिक हीट गया है, तो C कितना हो जाएगा? गामा R अपॉन गामा -1, और गैस के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो 631 बच्चों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, चलिए। अब ये एक इक्वेशन है, हो सकता है कई लोग इक्वेशन ना सॉल्व कर पाए हों इसलिए गड़बड़ हुआ है। ये कोई भी स्प्रिंग है, देखिए ऐसे है, और यहां से एक बॉल गिरा दी गई है, तो ये पूरी हाइट हमें नहीं मालूम कितनी है, इसको हम h मान लेते हैं स्प्रिंग के लेवल से। और जब ये बॉल गिरेगी तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, और ये बॉल यहां से चल के यहां आ जाएगी, तो ये स्प्रिंग का कंप्रेशन है और ये h है। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है, तो क्वेश्चन गायब हो गया है। ये क्वेश्चन है, तो दोबारा बना देते हैं। ये देखिए, ये पहले स्प्रिंग की सिचुएशन थी और ये बॉल थी, यहां से h हाइट पर थी, और फिर ये स्प्रिंग दब गई और ये बॉल यहां आ गई। ये आप x मैक्सिमम मान लीजिए, ये मैक्सिमम कंप्रेशन ही पूछ रहा है। कंप्रेस्ड बाई, तो कंप्रेस्ड बाई का मतलब मैक्सिमम कितनी कंप्रेस हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे, क्योंकि बॉल को अगर देखें तो 3 फोर्स इन्वॉल्व है। पहले तो खाली mg है, ये कंजर्वेटिव है, और बाद में जब ये दबा रही है तो mg और इधर kx है, ये भी कंजर्वेटिव है। तो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, इसलिए हमारे पास ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब यहां पर मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, तो अब यहां पे एनर्जी लिख लीजिए तीनों। यहां पर इस पोजीशन पर
काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पर k बराबर 0 क्योंकि बॉल पकड़े हुए थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी 0 ही है क्योंकि अभी स्प्रिंग अपने नॉर्मल एक्सटेंशन में है। और जब यहां आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो गई। मैक्सिमम कंप्रेशन में वेलोसिटी 0 होगी। भाई जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तक स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी और स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx² हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल इतना नीचे आई है h प्लस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mg h प्लस एक्स। अब आप वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कहिए तो हम वैल्यू भी रखें तो हाफ k यानी 1960 x² इक्वल टू m, g इज 9.8 और h 40 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में ले लेंगे तो 0.4 और प्लस x। जितना काट सकते हो काट दीजिए। ये मेरे पास 9.8 है तो ये 200 आ जाएगा। 9.8 लाएंगे 1960 अपॉन 9.8 तो डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया तो ये 2, ये 200 आ जाएगा। ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो 50x² इक्वल टू 0.4 प्लस x है तो इसको मैं -x -0.4 बराबर 0 कर देता हूं। अब इसको आप बनाइए श्रीधराचार्य मेथड से तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू 50 और -0.4 ये आया अपॉन 2 इंटू 50 आ गया। तो ये मेरे पास देखिए इक्वेशन है। अब मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व करता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और देखिए ये मेरे पास आ गया 200 और 200 इंटू 4 800 और ये 0.4 था तो 80 आ गया। तो बहुत ही अच्छा नंबर आया और अपॉन 100 है तो 1 प्लस माइनस ये 9 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9 अपॉन 100। अब ये एक्सटेंशन माइनस तो नहीं हो सकता है, 1 -9 माइनस तो नहीं लेंगे, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे तो इट इज 1 प्लस 9 अपॉन 100 तो दैट इज 10/100 यानी 1/10 मीटर। सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इसमें अच्छा सॉल्व हो रहा था और डेफिनेटली जो 624 लोग गलत कर गए हैं उनमें मैक्सिमम की गलती क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में रही होगी और बाकी इक्वेशन तो लिखना ज्यादातर बच्चे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये बहुत कायदे से ये याद करने वाला पॉइंट है। किसी भी वेव के 3 तरह के सोर्स होते हैं, पॉइंट सोर्स,
लाइन सोर्स और इनफाइनाइट पर रखा हुआ सोर्स, इससे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। ये सोर्स है, चारों तरफ वेव चलेंगी तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। इससे बनने वाला वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होता है। ये लाइन सोर्स है, ऐसे ऐसे चलेंगे ये, तो ये वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बन जाता है। और इससे प्लेनर वेव फ्रंट बनता है, यानी ये वेव्स आ रही हैं तो वेव फ्रंट ऐसे पैरेलल है। तो जो एनर्जी है, मान लीजिए सोर्स की पावर P है, एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो I/4 पाई स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे I/2 पाई R हो जाएगी, और यहाँ पे I ही रहेगी। तो ये x डिस्टेंस पर या R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी है। ये पावर ले लेते हैं और ये सब जगह P/एरिया ही रहेगा, ये P आ जाएगा। और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो मतलब A स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, तो A प्रोपोर्शनल टू 1/R, A प्रोपोर्शनल टू 1/√R, और यहाँ A प्रोपोर्शनल टू R⁴ तो इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन में डिक्रीज करता है, इसमें इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में डिक्रीज करता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्वेश्चन में दिया गया है, तो 1/√R वाला आंसर सही माना जाएगा। बाकी भी पूछे जाए तो आप दे सकते हैं, मैंने तीनों बता दिए हैं इसलिए। व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? तो नाम ही रखा गया है वोल्टेज के हिसाब से। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मान लो ये NS है, ये NP है, तो NS लेस देन NP होता है, और सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है। और अगर ये ट्रांसफार्मर वैसा ही है जैसा हम पढ़ते हैं, तो पावर कांस्टेंट रहती है, तो VS IS VI VS IS बराबर VI इंटू II, तो वोल्टेज घटने पर करंट इंक्रीज हो जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटा देगा तो करंट बढ़ा देगा। स्टेप अप उल्टा होता है, वोल्टेज बढ़ाता है, करंट डिक्रीज करता है। पावर दोनों में कांस्टेंट रहती है, और ऐसा आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में होता है जिसमें पावर लॉस नहीं है। और वैसे भी पावर लॉस होता भी है तो ये रिलेशन क्लियर होता है। बस ये है, वोल्टेज अगर पावर लॉस हो रहा है और वोल्टेज अगर घट रहा है तो करंट बढ़ेगी ही, उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी विदाउट पावर लॉस में बढ़ती। बट स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होने पे करंट इंक्रीज करेगी, और स्टेप अप में भी वोल्टेज इंक्रीज होने पे करंट डाउन हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है। एक कोई स्फीयर दिया गया है, एक कोई एक्सिस दी गई है, और कहते हैं इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन R है। तो किसी भी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये mR स्क्वायर हो गया, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन R कही है। अब मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mR स्क्वायर।
तो ये वाली एक्सिस कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, एम एक्स स्क्वायर और बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो यही कहती है, और क्वेश्चन में दिया है इट इज आल्सो इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 3/5 एम आर स्क्वायर। तो ये एम से एम कट गया, तो x इज इक्वल टू 0.6 अंडर रूट टाइम्स आर आ गया। ओके, तो ये आंसर है। सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ये भी बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, नेट पोटेंशियल में भी जीरो ऑन द लाइन ए बी एट पॉइंट्स, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो मान लिया कोई पॉइंट इस लाइन पे ही मानो, इस लाइन पे मानो कोई पॉइंट मान लो, सपोज मैंने ये वाला पॉइंट माना, बीच में माना, ये डिस्टेंस x है, ये l माइनस एक्स है, पोटेंशियल इसकी वजह से k q अपॉन x, उसकी वजह से माइनस k q बाई l माइनस एक्स बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर l माइनस एक्स आ जाएगा, तो x बराबर l बाई 2 पर आ गया। तो एक पॉइंट तो यहां मिल गया, ये l बाई 2 है। इस लाइन पे और भी कई पॉइंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट इधर मान लो, क्या इधर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना पॉसिबल है? यहाँ पे ये डिस्टेंस मैंने y मान ली, अब पोटेंशियल लिखो दोनों का, k q अपॉन l प्लस वाई माइनस k q अपॉन y, ये हम 0 चाहते हैं, कोई y नहीं मिलेगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस बराबर हैं। इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव वाला हमेशा इसकी वजह से पोटेंशियल से ज्यादा ही होगा, तो 0 नहीं हो सकता, और यही इधर भी होगा, तो खाली एक पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी। और अगर आपसे कहें कि इस पूरे प्लेन में बताओ, तो इस पूरी लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस बराबर है, बेसिकली दोनों चार्जेस बराबर हैं, तो हर उस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा जहां से दोनों चार्जेस की डिस्टेंस बराबर है। तो एक लाइन में खाली एक पॉइंट है, और इस प्लेन में ये पूरी बाइसेक्टर लाइन पे सारे पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर हैं, तो इन सब पे पोटेंशियल 0 होगा। और 3 डायमेंशनल चलोगे तो इस पूरे प्लेन पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला प्लेन होगा, डाइपोल को मिलाने वाली लाइन एक्सिस बीच से जाएगी, इन पूरे प्लेन पर पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ तो लाइन ए बी पर पूछ रहे हैं, तो खाली एक पॉइंट मिलेगा, वो ए और बी के बीच में होगा। अगर ये चार्जेस बराबर ना होते, अगर ये चार्जेस बराबर नहीं होते, जैसे +2q और -q होता, तो एक पॉइंट कहीं बीच में मिलता और एक पॉइंट q के राइट साइड में भी मिलता, तब 2 पॉइंट मिलते। इधर नहीं मिलता, बड़े चार्ज से पास, छोटे चार्ज से दूर। और अगर प्लेन की बात करें तो ये दोनों पॉइंट एक सर्किल पर जाते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये बच्चे कह रहे थे इसका शॉर्टकट बताइए। शॉर्टकट इसका नहीं है बेटा, करना पड़ेगा
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। तो इसका एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, कांस्टेंट है -10, तो स्लोप मेरे पास निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, और इसके बाद स्लोप पॉजिटिव होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है न्यूमेरिकली, माइनस में है इसलिए नीचे बनी हुई। स्पीड तो इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड होती है मॉड वी, और मॉड वी का मतलब प्लस माइनस नहीं, जो नंबर है उसको देखो। और ये वाला पॉइंट बिल्कुल बीच में है 2 सेकंड पे, तो ये 2 सेकंड आंसर हो गया इसका। चलिए अगला भी कोई क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से 10 हो गए हैं। हाँ 10 हो गए हैं। तो ये बेटा वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने गलत किए छोटे छोटे कारणों से, उसको समझिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नाम के साथ कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस 10 कदम। अगले में मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज आप लोगों का हम लोग डिस्कस करेंगे 10 का दम, कैपेसिटी 17 का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग 10 के दम के क्वेश्चन को, जो 10 बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है 10 क्वेश्चन को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों ने गलती की है और क्यों आपने गलती किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 10 का दम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 का दम या कैपेसिटी 17 की बात करेंगे हम लोग। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है 70वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। देखिए 77वें क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर 911 स्टूडेंट ने गलत किया है, 911 स्टूडेंट ने। जो क्या लिखा हुआ आपका 70 क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू एथेनॉल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम इज। तो बात करेंगे हम लोग क्या, फर्मेंटेशन की बात करते हैं, स्टार से एथेनॉल की बात करेंगे। तो स्टार से क्या होता है, स्टार से हम लोग क्या बनेंगे, माल्टोज। क्या होता है आपका, माल्टोज। माल्टोज से क्या होगा आपका, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या होता है आपका, इथाइल अल्कोहल। इथाइल क्या होता है आपका, एल्कोहल होता है। तो देखिए स्टार से हमको क्या बनाना है आपका, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो याद रखिएगा स्टार से जब हम लोग क्या करेंगे, माल्टोज में चेंज आएंगे, चेंज होगा, फर्मेंटेशन होगा, तो क्या होता है आपका डाइएस्ट्रेज। क्या लेते हैं हम लोग, डाइएस्ट्रेज। डाइएस्ट्रेज ले लेंगे। और माल्टोज को फर्मेंटेशन जब ग्लूकोज में करते हैं तो क्या होगा आपका, माल्टेज हो जाएगा। और जब हम लोग करेंगे ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में चेंज करते हैं तो क्या होता है आपका, जाइमेज। जाइमेज हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जाइमेज, माल्टेज और किसकी बात करेंगे हम लोग, डाइएस्ट्रेज की बात करेंगे। तो देखिए फर्मेंटेशन की बात करेंगे, स्टार्च से आपका इथाइल एल्कोहल की बात करते हैं तो डाइएस्ट्रेज, माल्टेज और जाइमेज हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या होगा आपका सेकेंड, देखो लिखा हुआ आपका डाइएस्ट्रेज, माल्टेज और जाइमेज की बात करेंगे तो सेकेंड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 70 का आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। और 911 स्टूडेंट ने गलत किया था, तो इसको एक बार देखिएगा आप लोग, प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि आगे ऐसी गलती हमारी ना हो। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ आपका क्या, 52 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। क्या 52 क्वेश्चन में दिया हुआ आपका है, यहाँ पे देखिए 848 स्टूडेंट ने गलत किया है। तो देखिए क्यों गलत हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन की बात करेंगे। एसर्शन में क्या दिया हुआ आपका है, प्रोपीन गिव, क्या दिया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन व्हेन रिएक्ट विथ HBr। तो याद रखिएगा प्रोपीन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका CH2 को जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्या, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर HBr में जब ये बॉन्ड टूटता है तो Br पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो निगेटिव पार्ट आपका वहाँ जुड़ेगा। देखो ये बॉन्ड इधर से इधर टूट जाएगा तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा आपका कि जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH और क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। तो 1 2 3 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 2 ब्रोमो क्या होगा आपका प्रोपेन, क्या होगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो क्या होगा मार्कोनिकॉफ में 1 ब्रोमो नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। और एक बात और रीजन में क्या लिखा हुआ है, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा आप लोग, एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन दोनों क्या होंगे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा बोथ एसर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका। तो सेकेंड इज क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 848 स्टूडेंट ने गलत किया है। क्यों गलत किया है, इसको आप लोग फिर से एनालिसिस करिएगा कि आगे ऐसी गलती हमारी ना हो। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ आपका है। दिया हुआ आपका 54 की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए 54 का हम लोग बात करते हैं तो क्या दिया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe प्लस x इज √24 बोर मैग्नेटान दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे आयरन पे जो प्लस x लिया हुआ है वही इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे हम लोग बात करते हैं Fe प्लस x की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसकी यहाँ पे क्या दिया आपका 24, क्या दिया रूट में 24 बोर मैग्नेटान, क्या दिया आपका 24 बोर मैग्नेटान दिया हुआ है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है आपका रूट में n+2 क्या होता है आपका बोर मैग्नेटान होता है। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर n की वैल्यू हम लोग मान लें 1, n की वैल्यू मान लें हम लोग 2, n की वैल्यू मान लें हम लोग 3 और यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग मान लें 4, यहाँ पे n की वैल्यू क्या मान लें हम लोग 5। तो अगर n की वैल्यू अगर 1 होता है तो इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं n+2 बोर मैग्नेटान, n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1+2 क्या हो जाएगा 3, अब इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका √3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2+2 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो रूट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3+2 5, 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। रूट क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4+2 6, 6 4 जा कितना होता है आपका 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5+2 7, 7 5 जा कितना होता है 35, तो रूट में क्या होगा आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या दिया आपका है 24 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया आपका रूट में 24। तो यहाँ देखिए अगर n की वैल्यू क्या 4 होगा तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या यहाँ पे आर्गन का 18 हो जाएगा, उस पर हम लोग क्या लिखते हैं 3d6 4s2 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग इसमें क्या यहाँ पे अगर मान लो आयरन पे प्लस का 2 चार्ज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आर्गन और यहाँ पे क्या होगा आपका 3d6 4s क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और डी सबसेल की बात करते हैं तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखिए
कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए आपका क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 और लास्ट में कौन सा हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस का 2 चार्ज आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस का 2। तो सेकेंड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 54 का आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। 841 स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आगे ऐसी गलती हम लोग ना करें। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 77 की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 77 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया हुआ है। देखिए 759 स्टूडेंट ने गलत किया है। क्यों गलत हुआ है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एल्डाइल कंडेंसेशन प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है और दूसरा क्या आपका है? एसीटल्डिहाइड। इसमें बात करेंगे हम लोग क्या, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका क्रॉस होगा, एक आपका क्या होगा? आपका सेल्फ होगा। हम लोग जानते हैं कि एल्डाइल कंडेंसेशन की बात करें हम लोग तो क्या होता है? एल्डिहाइड हैविंग क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वही क्या देते हैं? आपका एल्डाइल कंडेंसेशन देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन हमारा है ही नहीं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो देखिए इसके 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा बनेगा? कौन सा? देखिए C6H5 हम लोग बात करेंगे CHO की, और प्लस हम लोग क्या करें? CH3 यहाँ पे CHO की। जब हम लोग दोनों को रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर आपकी बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ से O और यहाँ से H2 2 निकल जाएंगे तो क्या निकलेंगे? आपका H2O निकल जाएगा। जब H2O निकल जाएगा हमारा तो क्या बनेगा आपका? C6H5 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CHO हो जाएगा। और एक बनेगा क्या प्रोडक्ट आपका? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CH3, यहाँ पे ले ले हम लोग CHO प्लस क्या होगा आपका? CH3 CHO 2 ले लेंगे सेम का। और यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका क्या होगा? आपका यहाँ से O और यहाँ से निकल जाएगा क्या? H2, मतलब क्या निकल जाएगा आपका? H2O। जब दोनों निकल जाएंगे तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? आपका CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा आपका? CHO। तो मान लीजिए क्या बने, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका ए बना और दूसरा हमारा ये बना। 2 ही प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग का क्रॉस और सेल्फ हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? एल्डाइल कंडेंसेशन की बात करेंगे तो इस रिएक्शन में 2 ही प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसमें? थर्ड इज द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। 759 स्टूडेंट ने गलत किया था, इसको देखिएगा, समझिएगा, ताकि आगे ऐसी गलती हम लोग ना करें। इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि एल्डाइल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस एल्डाइल कंडेंसेशन तीनों आप लोग देख लीजिएगा कि आगे ऐसी गलती हम लोग ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आपसे पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 75 की बात करते हैं। देखिए 75 में क्या पूछा गया आपसे? 707 स्टूडेंट ने गलत किया है। तो क्यों गलत किया है? देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस की बात करते हैं। क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू की बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। तो मतलब क्या, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। आइडियल गैस की बात करते हैं तो PV इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है। तो क्या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो, तो सही आपका है। लिखा हुआ है देयर इज नॉट इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता आइडियल गैस का, ये भी सही है। क्या दिया? ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव विथ सेम स्पीड। याद रखिएगा अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए स्पीड क्या होती है आपकी? अलग अलग होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका ट्रू नहीं है। हम लोग बात करेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर PV इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द गैस। तो PV की बात करेंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट K होता है। तो ये भी क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। तो क्या करेक्ट नहीं है? ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका? करेक्ट नहीं है। तो आंसर थर्ड क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है कि आइडियल गैस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम स्पीड नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
99 की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए 99 का हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या C6H5CH3 दिया हुआ है, ये क्या आपका है टॉल्यूइन। जब टॉल्यूइन की रिएक्शन करा रहे हैं CrO2Cl2 तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपका इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन जब होगा तो आपका क्या होगा, आपका देखो CH3 किस में चेंज कर देता है एल्डिहाइड में, तो क्या बन जाएगा आपका C6CH5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CHO में चेंज हो जाएगा। आज अब क्रोमियम ऑक्साइड के CrO3 आब्लिक लिखा हुआ CH3 CO का होल ट्वाइस CO, अब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है टॉल्यूइन किस में चेंज हो जाता है आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, CHO में चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर A एंड B, तो देखिए इसमें क्या CHO कहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ आपका है CHO, तो ये आपका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन, रीमर रिएक्शन, आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सभी नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में आपके 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे नीट में आपके नेमिंग रिएक्शन से, तो जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सेकेंड इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 585 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए 86 में कितने बच्चों ने गलत किया है, 573 स्टूडेंट ने गलत किया है। तो क्यों गलत हुआ है, देखिए क्या हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल की बात करेंगे। क्या पूछा गया से आपसे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है L+1 H अपान क्या होता है 2 पाई होता है। और इसमें किसके लिए बात किया गया है, 2s की बात किया गया है। तो 2s की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे s की बात करें हैं तो आपका क्या होता है, अगर n की वैल्यू क्या लिख दें हम लोग 0 1 2 3 तो l के लिए क्या हो जाएगा, l के लिए 0 किसके लिए s के लिए हो जाएगा, p सब सेल के लिए 1 होता है और d सब सेल के लिए क्या होता है आपका 2 होता है, f सब सेल की बात करें तो क्या होता है आपका 3 होता है। तो यहाँ पे देखो s सब सेल के लिए कितना होता है 0 होता है। तो l के लिए बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा यहाँ पे l की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो आंसर 4 इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो 753 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ये फार्मूला आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि नीट में बहुत कई बार क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 79 की बात करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ DIBAL H एल्केन नाइट्राइल गिब्स, मतलब DIBAL की बात करेंगे तो ये क्या होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है RCN, नाइट्राइल दिया हुआ तो CN हो जाएगा। RCN की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे DIBAL से, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसमें क्या होता है रिडक्शन हो जाता है। जब रिडक्शन होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका R साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा आपका CHO में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा आपका CHO में आपका। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। जब एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा आपका, देखिए CN किस में चेंज हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे देखा क्या पूछा गया, क्या कौन सा क्या देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, प्राइमियमिन नहीं देगा, क्या देगा आपका एल्डिहाइड। तो आंसर 3 इधर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। देखिए 567 स्टूडेंट ने गलत किया है तो हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से आप लोग देखिएगा और एक बार एनालिसिस करिएगा आप लोग, ठीक ना। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए
76 की बात करते हैं हम लोग हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पूछा गया कि 76 में विच नाइट्रो कंपाउंड कैन आल्सो टाटोमेरिज्म, कौन सा ऐसा नाइट्रो कंपाउंड है जो टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो याद रखिएगा जिस नाइट्रो कंपाउंड के बाद बगल में वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वही क्या करेगा, आपका टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे C6H5PnO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई आपका टाटो यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्यों, इस किसी भी कार्बन के पास क्या होगा, आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे CH3 यहाँ पे दिया हुआ आपका, CH2 यहाँ पे क्या दिया आपका NO2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाटोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो देखो इसके बगल वाले कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी और इसका हाइड्रोजन इनके पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका टाटोमेरिज्म जब हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पे CH3 आपका बन जाएगा क्या CH, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा O। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका टाटोमेरिज्म शो कर गया। कीटोन से इनाल का फॉर्मेशन, यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड लेकिन है, NO से क्या बनेगा नाइट्राइट हो, यहाँ पे OH में चेंज हो गया, आपका इनाल में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आपका इस कंपाउंड में टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो CH3 CH2 NO2 में टाटोमेरिज्म शो कर देगा, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो कंपाउंड में भी टाटोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक बात और याद रखना है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 562 स्टूडेंट ने गलत किया था, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 57 की बात करेंगे हम लोग। देखिए आपका 57 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। यहाँ पूछा गया कि दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो याद रखिएगा जब इसका हम लोग क्या कराए, देखिए अगर हम लोग रेजोनेंस इसमें करा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पे रेजोनेंस आपका हो रहा है। जब रेजोनेंस हो रहा है तो पूछ रहा है क्या इसमें क्या होगा, आपका कौन सा एनिलीनियम आयन की बात करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, चारों में कौन सा इसके लिए अप्लीकेबल होगा। तो हम देखो यहाँ पे दिया गया क्या, इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखो नाइट्रोजन क्या होता है, आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, और जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन थर्ड में हम लोग देखते हैं, सेकेंड इज नॉट एंड, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जो क्या होगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए क्या होगा आपका, यही इसके लिए क्या होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। कौन सा होगा आपका, थर्ड इज क्या होगा आपका, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या होना चाहिए इनके पास, देखो नाइट्रोजन जब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, जो भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उसके पास क्या होते हैं 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे क्या आपका है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। देखिए 552 स्टूडेंट ने गलत किया था, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों ने 10 के दम में जो FST का पेपर जो हुआ था उसमें 10 के दम में बहुत सारे बच्चों ने जो गलती किया था उसको हम लोग डिस्कस किए। तो जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो भी आप लोगों ने गलती किया है उसको देखिए, एनालिसिस करिए, ताकि आगे हम लोग गलती ना करें, उसको इम्प्रूव करिए और अपने मनचाहे मेडिकल कॉलेज में जाइए जो आप लोग पेपर देंगे नीट 2023 में। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सर्विस टेस्ट 17, जो कि 5 फरवरी 2023 हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में कंडक्ट हुआ था। आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। और पेपर डिस्कशन
करने वाले हमारे सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर और सुधीर सर, जिन्होंने इस पेपर का काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ सिखा रहे हैं वो लोग अपने सेशंस में, और आप लोग को सीखना भी चाहिए। तो अपने सीनियर साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा पेपर बेहतरीन एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार सभी को, पढ़ने का अधिकार सभी को, हमारे डायरेक्टर सर का लोगो, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 10 का दम का सेशन आप देख रहे हैं FSC 17, और आपके सामने ये पहला सवाल रहा। देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। अब सबसे बड़ी समस्या भाई सिकल सेल एनीमिया है क्या चीज। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। पहली बात, ये एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इतना तो आपको पता ही है। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं कि 1 और 2 जीन के अल्ट्रेशन से बीमारी आती है, मतलब 1 या 2 जीन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उससे आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर आता है, इतना तो आपको पता है। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, और ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। ये तो आपकी बुक में 2 जगहों पर लिखा है, ठीक, पॉइंट म्यूटेशन। और सर जब आप म्यूटेशन को थोड़ा ब्रॉडली अच्छे से स्टडी करोगे तो उसकी एक टाइप होती है जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन, और उसमें भी एक टाइप होती है सब्स्टिट्यूशन, ठीक। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये आपकी बुक में सिकल सेल एनीमिया केस दिया, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। अब इसके 2 टाइप होते हैं, ट्रांसवर्जन, ठीक है, ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, ठीक। तो ये आपको जानना चाहिए, पूछिए क्यों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया केस जो है ट्रांसवर्जन का, जब कुछ इस तरह से हो कि प्यूरिन बेस पेयर का चेंज जो वो प्रिमिडीन से हो जाए, ठीक। और ट्रांजिशन में क्या हो, प्यूरिन का प्यूरिन से चेंज हो या पिरिमिडीन से चेंज हो। ये 2 प्रकार के ऐसे चेंज होते हैं, प्यूरिन बेस पेयर का पिरिमिडीन से चेंज हो तो ट्रांसवर्जन, और ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन का प्यूरिन से पिरिमिडीन का। अब ध्यान से देखिए, आप जो पढ़ते हो CTC और GAG, ये 3' 5' 5' 3' जब इसमें बेस पेयर में चेंज होता है तो 3' में क्या होता है, CAC, और फिर यहाँ चेंज होता है GT और G, ठीक, 5' 3' और 5, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप जब mRNA बनाते हो तो GUG बन जाता है, कहते हैं कि GAG से GUG हो गया। तो आप जो थाइमिन का रिप्लेसमेंट हुआ है किससे, एडेनिन से, तो मतलब थाइमिन एक पिरिमिडीन है और एडेनिन जो है प्यूरिन है, तो इसका मतलब प्यूरिन का पिरिमिडीन से रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये तो आपको पहले से मालूम हो गया। अब जहाँ जहाँ डी का ऑप्शन उसे पहले हटा लीजिए, काम खत्म। अब बच्चा ये दोनों में से, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल बच्चों ने रटा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के ट्रांसवर्जन म्यूटेशन भी डाला। क्यों, क्योंकि ये बुक में है, आपके बुक में डायग्राम बना, भले ये टर्म नहीं तो उससे क्या मतलब भाई, डायग्राम बना तो वो पूछ सकते हैं आगे। अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। आगे भविष्य में अगर आपको पेपर इन म्यूटेशन के नाम से मिले तो भी वो सही माने जाएंगे। ABC, दैट इज आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हाउ मेनी द फॉलोइंग आर करेक्ट अमंग फाइकस 06। देखिए, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उस पर 3 प्लांट एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म दिए जाते हैं, उनके बीच कुछ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक दे करके उनके बीच सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी निकलवाई जाती है। तो सबसे पहला काम, जो भी आपको ऑर्गेनिज्म दिए जाएं ऑर्गेनिज्म, उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करें। अब देखिए, सबसे पहले आपका आता है फाइकस। तो फाइकस क्या है भाई, ये बरगद और पीपल है, ठीक। तो ये एक प्रकार का एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए लिखा है फर्न। तो फर्न क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स क्या है भाई, एक एल्गी है, ठीक। तो हमें ये मालूम चल गया कि इनके किस रेस्पेक्टिव प्लांट ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। तो अब ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको स्टेटमेंट कुछ कैरेक्टर दिए जा रहे हैं, तो अब कैरेक्टर को रिलेट करना है। तो भाई लिखा है कि अब देखिए, इन ऑल एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नहीं, एम्ब्रियो इसमें बनेगा, फर्न में एम्ब्रियो बनेगा, देखिए इसमें एम्ब्रियो भी होगा, वैस्कुलर टिश्यू भी होगा, ठीक। एम्ब्रियो होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा,
और ट्रू रूट स्टेम लीव्स भी होगी, इतनी चीजें हो गई। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन सभी में नहीं होगा, इसमें नहीं होता है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं है, तो ये गया काम से, ये गया काम से। अब देखिए इसमें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट पे, स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड है गैमेटोफाइट पे, ठीक। तो इसका मतलब इसमें जो है स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इन ऑल इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये गड़बड़ है, ठीक। और यूलोथ्रिक्स और फर्न में वाटर के द्वारा गैमीट ट्रांसपोर्ट होता है, ये तो आपकी बुक में लिखा है। लेकिन फाइकस जो है वो एक एंजियोस्पर्म है, इसमें बनता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन इसका जो जाता है वो हवा से या इंसेक्ट से, तो इन ऑल गैमीट ट्रांसपोर्ट वाटर, ये भी गड़बड़ है। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं, और आपसे पूछा गया था करेक्ट, इसलिए इसका आंसर फोर्थ नन। बात को समझिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें दिया गया। फाइकस एक एंजियोस्पर्म है, ये बरगद और पीपल है, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस लिजेनिसा, और फर्न जो है टेरिडोफाइट है, इसमें एम्ब्रियो वैस्कुलर टिश्यू ट्रू स्टेम लीफ बनेगा। इन दोनों में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, बात को समझिए, इन दोनों में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, और फर्न में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट भी होता है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट भी होता है। लेकिन फाइकस में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है लेकिन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपका स्पोरोफाइट के रेफरेंस में था, तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, इस पर नहीं है, ठीक है, तो नन आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना था। ये डायग्राम हर्बेरियम का है, ठीक, और इतना तो आपको पता है कि एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है, ठीक। मतलब इस हर्बेरियम से हम टैक्सोनॉमी की प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, या ये टैक्सोनॉमी में हमें हेल्प कर सकता है। तो टैक्सोनॉमिकल ऐड है, और ये है क्या चीज सर जी, ये स्टोर हाउस है। देखिए पहला, इट इज स्टोर हाउस कलेक्टेड प्लांट, एनिमल नहीं भाई, इसलिए ये गड़बड़ है, ठीक। और टैक्सोनॉमिकल ऐड है, और इट आल्सो सर क्विक रेफरेंस सिस्टम टैक्सोनॉमिक। क्यों, आप जो इसको देख रहे हैं, अगर कभी आपने टैक्सोनॉमी ये हर्बेरियम बनाया, हायर क्लास में बीएससी में एमएससी में बनाए जाते हैं, तो इसके एक एक सीट पर पौधे का पूरा एक्चुअल स्पेसिमेन होता है, और उस पर टोटल 7 इंफॉर्मेशन लिखी होती है। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम, फैमिली, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, ठीक है। तो इतने नाम उस पर लिखे होते हैं, तो आप जैसे ही एक एक पेज खोलते जाओगे तो उस पौधे के बारे में लोकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम भी, इंग्लिश नेम भी, और बॉटनिकल नेम भी, ठीक। प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम और फैमिली, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्विक मिल जाती है। इसीलिए ये क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में है, और बड़े आसानी से उस पौधे के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक। और दिस डायग्राम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन, क्यों, बिल्कुल स्टोर्ड है, आपने इसे इस स्पेसिमेन जो पौधे आपको दिख रहे हैं, इसे आपने स्टोर्ड ही किया हुआ है। और जहाँ ये डायग्राम लिखा है वहाँ लिखा है कि हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन, तो मैं डायग्राम से निकाल के क्वेश्चन लाया मैं, ठीक। तो आपसे पूछा करेक्ट, तो पहला सही है, सी सही है, ए डी सही है, तो 3 आपके सही है, फर्स्ट आंसर भाई, ठीक है। तो इसलिए इस सीट पर है, तो आंसर विल फर्स्ट। अब लिखा हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट। देखिए होता क्या है कि किस ऑर्गन से किसी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके बिहार पर इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है मैंने, ठीक। जैसे मैं बोलूं गिल से अगर रेस्पिरेशन कोई ऑर्गेनिज्म करता है तो बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग से करता है तो पल्मोनरी, और अगर मॉइस्ट स्किन से करता है तो बोलते हैं क्यूटेनियस। हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल होते हैं, नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ, एक्वाटिक एनिमल इन जनरली जो होते हैं वो गिल से करते हैं, ठीक, गिल से करते हैं। और हायर एनिमल जो होते हैं, हायर टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो करते हैं लंग से, ठीक। अब देखिए जो आपका फ्रॉग है वो मॉइस्ट स्किन से भी करता है, मॉइस्ट स्किन, तो मॉइस्ट स्किन से करता है, गिल से भी करता है, लंग से भी करता है, इन तीनों से करता है। बात को समझिए, तो फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन, गिल्स और लंग्स तीनों से होता है भाई। पानी में रहता है तो अलग, जमीन का हाइबरनेशन एस्टिवेशन जाता है तो अलग, और लैंड्स पर काम कर रहा है तो भी अलग। तो एक्वाटिक एनिमल गिल से है, हायर टेरेस्ट्रियल एनिमल लंग से है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, फिश आपको पता है मछली पानी में ही रहती है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स, स्नेक और बर्ड जो तो ये हायर एनिमल हैं, ठीक। तो इन दोनों में इससे, तो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस बात पर है कि कौन से ऑर्गन का यूज करके हम रेस्पिरेशन करते हैं, उससे पहले नाम जानिए, और उनके एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या दिए हैं उनको जानिए। तो दैट इज ए बी सी,
दैट इज 3 आंसर करेक्ट, आपसे पूछा गया था। अब देखिए आपकी बुक पे जब ह्यूमन हेल्थ ऑफ डिजीज आप पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई डिजीज जो होते हैं वो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। ठीक, पहली बात इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, और एक होता है भाई कम्युनिकेबल, मतलब कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, जिसकी महामारी बन सकती है। देखिए इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वाया पैथोजन होता है, जब किसी पैथोजन के द्वारा बीमारी हो तो इन्फेक्शियस, पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है उसमें तो नॉन इन्फेक्शियस। जैसे आपका कैंसर, ठीक, कैंसर है, हार्मोनल डिजीज है, बात को समझिए, आपकी बुक में केवल कैंसर ही लिखा है लेकिन बात को समझिए, हार्मोनल, विटामिन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वाटर, ठीक, मतलब इन्फेक्शन पैथोजन मेडिएटेड, पैथोजन के अलावा जितनी बीमारियां होंगी वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाएंगी भाई। कैंसर है, हार्मोनल है, विटामिन है, न्यूट्रिएंट है, पानी है, इन सब की। और कम्युनिकेबल वो कैटेगरी, इन्फेक्शियस की वो कैटेगरी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो। जैसे मुझे बहुत तेज छींक आ गई तो जो मेरे बगल में काम करते हैं उनको बीमारी हो जाएगी। जैसे मुझे टीबी है तो मैं छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ तो उसके बलगम से फैल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे टाइफाइड है तो टाइफाइड डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलता, इसे टाइफाइड इन्फेक्शियस तो है लेकिन कम्युनिकेबल नहीं है, बात को समझिए। अब कोरोना अभी बीमारी थी कोविड-19, ये इन्फेक्शियस भी था, कम्युनिकेबल भी था। तो जब बीमारी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल होती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है, महामारी का रूप ले लेती है, जैसे चिकन पॉक्स, चेचक वगैरह है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस की वो कैटेगरी जो बहुत आसानी से एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो तो वो कम्युनिकेबल है। इन्फेक्शियस का मतलब वाया पैथोजन हो, ठीक है। पैथोजन आपकी बुक में लिखा ही है कि प्रियॉन्स हो सकता है, वायरस हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई भी हो सकता है, ठीक। और कैंसर, हार्मोनल, विटामिन, न्यूट्रिएंट, वाटर, इन सब के। और एक बीमारी देखिए लाइफस्टाइल की कमी से, क्योंकि आपकी बुक में लिखा है कि बीमारी होने कई तरीके, जेनेटिकल बीमारियां, लाइफस्टाइल, जैसे कहते हैं कि मैं ठीक से करवट लेके नहीं सोता हूं तो वही बीमारी है, मुझे नींद आ जाती रात में तो वही बीमारी है, नींद ना आना बीमारी है, नींद ज़्यादा आना बीमारी है, ठीक है। और ठीक से पढ़ना नहीं, ठीक से लेटना नहीं, टाइम से खाने के बाद बेवजह पानी पीना, आपकी लाइफस्टाइल भी आपकी बीमारी को तय कर सकती है। क्योंकि हेल्थ के 4 पैरामीटर है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और इमोशनल, ठीक है। तो कहते हैं लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो तो ही बीमारी हो सकती है, कैंसर, हार्मोनल, विटामिन, और ये भी नॉन इन्फेक्शियस में आएगा, ठीक। जैसे डायबिटीज़ है, एक बहुत बड़ी बीमारी है तो भी नॉन इन्फेक्शियस है, एडिसन डिजीज है, ग्वाइटर है, ठीक है। तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस है। तो अब आपको देखना था कि इनमें से कौन इन्फेक्शियस है। तो देखिए स्मॉल पॉक्स ये वायरल है तो भाई ये तो होगा। कैंसर मैं पहले बता चुका हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन है नहीं होगा। और डायबिटीज़ तो भैया हार्मोनल है, ठीक। और अस्थमा तो आप देख ही रहे हो कि ये एक तरह का एलर्जी है टाइप की, इम्यूनिटी से संबंधित है, तो ये भी गया काम से। डायबिटीज नहीं होगा, नाइट ब्लाइंड तो इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा वायरल है और एड्स वायरल है तो आपको पता है। तो 1 2 3 आपके आंसर सेकेंड, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, एड्स और इन्फ्लुएंजा। मान लीजिए यहाँ कोई बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ये सब भी लिखा होता तो भी आप मान सकते थे। मैं क्या बताया कि पैथोजन तो आपकी बुक में लिखा है कि हेलमिंथीस भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरल, ये कुछ भी हो सकता है। तो पैथोजन मेरिट हो तो इन्फेक्शियस, और नॉन पैथोजेनिक हो तो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, हार्मोनल, विटामिन, न्यूट्रिएंट, वाटर सब होंगे। लाइफस्टाइल भी हो तो भी नॉन इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस की वो कैटेगरी जो बहुत इजीली से एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो तो उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल बीमारी। आंसर विल बी सेकेंड, ठीक है। ये तो आपको सभी को याद रहता है, पीटोमा, डायरेक्टर सर कहते थे पीटोमा याद कर लो, यही है टाइम ड्यूरेशन का ऑर्डर। तो भाई सबसे पहले प्रोफेज, फिर टेलोफेज, बीटाफेज, फिर एनाफेज, ठीक। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए वही है सेल साइकिल का, ये आपको पहले पहचानना था तो पहले पहचान लेते सर। ये एस है, ये जी, बहुत से बच्चे इसको जीवन मान लिए, नहीं जीवन ये है भाई, ये जीवन है, ये G2 है और ये M है, ठीक। तो ये G0 हो गया, G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 है, M फेज है। अब कहते हैं करेक्ट फॉर गिवन डायग्राम, एक गैप वन नहीं है क्योंकि गैप वन तो ये होता है, ठीक है। G1 ये गैप वन है। और C DNA सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस भाई यहाँ पर है तो ये गया काम से। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल डबल B, ये नहीं, DNA का अमाउंट डबल होता है, ठीक है। DNA अमाउंट जो होता है वो डबल होता है भाई,
ठीक, तो ये गया काम से। अब लिखा प्रोटीन सिंथेसाइज रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस G2, ये बिल्कुल बिल्कुल बुक की लाइन है, तो चौथा आंसर है। आपको पहले डायग्राम के अलग अलग लेवलिंग पहचाननी थी, उनमें कौन सी घटनाएं हैपनिंग होती हैं, घटित होती हैं, उसको जानना था, और उसके बाद आपको क्वेश्चन निकालना था भाई। ठीक, तो ये आ गया D फोर्थ आंसर। अब देखिए कुछ नहीं, ये आपकी बायोटेक का क्वेश्चन है जहां पर आपका ट्रांसगेनिक एनिमल के बारे में दिखा है, तो रोजी काऊ। अब रोजी काऊ तो आपको पता था कि 1997 में एक ट्रांसगेनिक रोजी काऊ बनाई गई थी जिसमें अल्फा लैक्टोल्विन ये ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो मदर मिल्क होता है इसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है भाई। मदर मिल्क का ये सब्स्टिट्यूट है अल्फा लैक्टोल्विन। और जो ह्यूमन प्रोटीन, देखिए ये गलत इसलिए हुआ कि बच्चे जमाने से याद करते आए हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा बीमारी को ट्रीट करने के लिए प्रोटीन बनाई गई थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। लेकिन ध्यान से देखिए जहां आपकी बुक में लिखा है ना ह्यूमन प्रोटीन, उसी के ब्रैकेट में ये लिखा हुआ भाई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ब्रैकेट में लिखा है तो ये ह्यूमन प्रोटीन है, तो मैंने वहां से उठा के इसकी मैचिंग बनाई। इसीलिए बच्चों का सवाल गलत हुआ है कि बच्चों को केवल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा याद रहता है, ह्यूमन प्रोटीन याद नहीं था, तो ये सही है भाई। और जीन थेरेपी तो आपको पता है एडीए डिफिशियंसी के लिए की गई थी फर्स्ट टाइम, ठीक, और जीन थेरेपी क्या, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा फिजियोथेरेपी, ठीक, अक्सर फिजियोथेरेपी मतलब आप किसी चीज का ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय फिजिकल मीन्स, किसी फिजिकल चीज के माध्यम से, ठीक, किसी फिजिकल चीज के माध्यम से आपने डिजीज को ट्रीट किया है। फिर आपने पढ़ा हुआ कीमोथेरेपी, अक्सर आप सुनते हैं कैंसर के बारे में, कीमोथेरेपी, तो कहते हैं डिजीज को ट्रीट करें बाय केमिकल मीन्स, किसी केमिकल का इस्तेमाल करके आपने बीमारी को ट्रीट किया। अब ऐसे ही आता है जीन थेरेपी, ये बहुत कम लोग को पता चलता है भाई जीन थेरेपी का सही एक्चुअल मीनिंग क्या है। कहते हैं जीन का उपयोग करके आप किसी बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। याद करिए हमने इसमें परमानेंट और टेम्परेरी क्योर किया था, हमने लिम्फोसाइट डाला, हमने एंजाइम डाला, लिम्फोसाइट इंप्रूव करके डाला, लेकिन वो टेम्परेरी उसका क्योर था। लेकिन अंत में क्या किया कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एडीए बनाने वाली जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिससे बोन मैरो से बनने वाली लिम्फोसाइट अपने आप प्रॉपर्ली नेचुरली इंप्रूव कर गई। तो आपने जीन का इस्तेमाल करके इस बीमारी को ट्रीट किया है। तो मैं क्या बताया कि जीन डिजीज को ट्रीट करना बाय जीन मीडियम, तो आपने उस डिफेक्टिव जीन को था नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके जीन नहीं थे, तो आपने एडीए बनाने वाली जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डाला है बीमारी को ट्रीट करने के लिए, इसलिए इसका नाम है जीन थेरेपी। तो ये चारों सही है भाई, ए बी सी डी, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये सवाल बहुत लोग का गलत होगा क्योंकि ये मैं पीवाईक्यू से उठा के लाया, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन एग्जैक्ट लिखी नहीं है, लिखा रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो बच्चे कैसा, कोयला भी तो नया नया हम सुनते हैं कि नई कोयले। अब देखिए सपोज दैट ये कोयले की खान है, यहाँ से जितने कोयले थे आपने एक बार निकाल लिए, तो जब आप कोयला यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, या मान लीजिए किसी खान से आपने मिनरल, ठीक है, मिनरल या पेट्रोलियम किसी जगह से, तो आप अक्सर सुनते हो कि गवर्नमेंट ने नए कोल माइंस की आवंटन किया, ठीक है, नए कोल माइंस की खोज हुई, नए तेलों की खोज हुई। तो ऐसा नहीं होता कि कोयला यहां से हटा तो यहीं फिर नया कोयला पैदा हो गया। ये क्वेश्चन क्या, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल, मतलब जिसे आप एग्जॉस्ट करो और वो उसी जगह पर अपने नेचुरल फॉर्म में फिर से बन जाए। तो ऐसा नहीं होता, तेल एक जगह जब खत्म हो जाता है उस जगह से, तो नए तेलों की खोज हुई है। बात को समझिए, मिनरल खनिज एक जगह खत्म हो जाता है वहीं फिर नया पैदा नहीं होता। लेकिन ये एक पेड़ है, आपने पेड़ को ऊपर से आधा काट के उसकी लकड़ी का यूज किया, कुछ दिनों के बाद देखेंगे इस पेड़ में, कटे हुए पेड़ में नए पत्ते निकल आते हैं, इसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। आपने पहले किया डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटा और फिर अपने आप नेचुरली रिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो फॉरेस्ट जो होता है ये रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को हम लगातार लकड़ियों के लिए कट करते रहते हैं, तो जिस जगह से कोयला या खनिज या तेल खत्म होता है नेचुरली वहीं नहीं पैदा हो जाता, नए स्थान नए प्लेस की खोज की जाती है, ठीक है।
ये होता है। तो बच्चों को ये और मिनरल्स के बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ, जो आपकी बुक में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आप पढ़ते हो कि मिनरल की साइकिलिंग होती है। मिनरल की साइकिलिंग होना और नया मिनरल पैदा होना दो अलग अलग बात है। एक पौधे में मिनरल था, वही मिनरल घूम के एनिमल के पास गया, फिर घूम के पौधे के, तो नया कहाँ बना? ये क्या वो रिन्यूएबल हो, मतलब कोई चीज़ खत्म हो और नेचुरली वो पैदा भी हो, तो मायने रखता है। हमने इस पेड़ को लकड़ी से काट दिया, अब मतलब लकड़ी के लिए इस पेड़ को आधा काटा, कुछ दिन के बाद देखोगे नए पत्ते निकल आएंगे, फिर कुछ दिन पेड़ बड़ा होगा, तो आपका ये नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स है। ये आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैं इसको PYQ से लेके आया हूँ, पुराना PYQ है और एनसीईआरटी में लिखा नहीं था। अब देखिए रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दो अलग अलग टर्म है भाई, इसको समझिए। ठीक, रेजिलियंस का मतलब होता है कि जो इफेक्ट या फोर्स किसी चीज पर अप्लाई किया जाए, तो वो अप्लाई हो, ये तो ठीक है, अप्लाई होने के बाद वो फोर्स काम करे, लेकिन बड़े आसानी से उस लगाए गए फोर्स को ये नलीफाई करे। ठीक है, ये होता है। और रेजिस्टेंस होता है कि अप्लाइड फोर्स को वो नलीफाई करता हो। ठीक है, अप्लाइड फोर्स को नलीफाई करे। ठीक, मतलब इफेक्ट या फोर्स, जो भी चीज नेचर वो चीज लग रही है, उसका इफेक्ट हमें दिखे और फिर वो उस चीज को इफेक्ट, जब वो हटे वो फोर्स, तो फिर वो रिकवर कर जाए। ठीक है, ये चीज है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स का पहली ही बार में वो रेजिस्टेंस वो बॉडी दिखाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हमारे अंदर अगर एंटीबॉडी बनी है तो हम रेजिस्टेंट हैं किसी बीमारी के लिए, जिसके लिए एंटीबॉडी बनी है, तो रेजिस्टेंस अलग चीज़ होती है। और रेजिलियंस ये है कि बीमारी हो और बड़े आसानी से हम उसे ओवरकम कर जाएं। तो ये कह रहे हैं कि एक इकोसिस्टम जो बहुत इजीली डैमेज हो गया, मैं क्या बोल, डैमेज जो फोर्स लगा या कोई इफेक्ट लगा तो डैमेज तो हो गया, बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेजिंग इफेक्ट। तो जिस चीज ने इसे डैमेज किया या डिस्टर्ब किया है, उसके हटने पर ये चीज फिर से रिगेन करे, तो ये रेजिलियंस है। और रेजिस्टेंस ये है कि लगाए गए फोर्स की बॉडी का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्रभाव ना पड़े ये रेजिस्टेंस है, और प्रभाव पड़े और फिर उस प्रभाव के हटने पर वो वापस अपनी पुरानी अवस्था को अचीव कर ले। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये रेजिलियंस है। तो और लो स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इन्होंने लिखा कि इजिली डैमेज है। अगर ये लिखते कि बहुत ही डैमेज बहुत मुश्किल से हो रहा, तो हाई स्टेबिलिटी होता और हाई रेजिलियंस होता है। ये गड़बड़, देखिए हाई रेजिलियंस तो है, अगर इजिली डैमेज ना होता, लिखा होता कि बहुत ही इजिली का मतलब बहुत ही मुश्किल से डैमेज हो रहा है, तो हाई स्टेबिलिटी और हाई रेजिलियंस ये होता आंसर। लेकिन इजिली डैमेज हो रहा है तो लो स्टेबिलिटी और हाई रेजिलियंस, आंसर विल बी फर्स्ट। इसको समझिए। रेजिस्टेंस मतलब कि अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड इफेक्ट का उस पर प्रभाव ही ना पड़े, तो ये रेजिस्टेंस है। और रेजिलियंस का मतलब प्रभाव पड़े, वो चीज़ डैमेज भी हो, लेकिन बड़े आसानी से अपने पुराने चीज़ को, जो जिस अवस्था में वो थी, वो उसे ओवरकम करके रिकवर कर जाए। तो ये रिकवरी बताता है और ये ना होने देना बताता है। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं। तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमारे सीनियर साथी मनीष सर, शैलेंद्र सर और सुधीर सर पेपर का ऑलरेडी एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने, और जो लोग बता रहे हैं पेपर के आसपास पेपर की बारीकियां, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपकी तैयारी के लिए भी। तो पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पेपर बिल्कुल मत छोड़िए। कोशिश करिए कि 24 घंटे में आपका वो पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपरली विद कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाए कॉपी में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको मेरा सेशन कैसा लगा। ओके, बाय बाय।